मेरा नाम विजय जगताप, मैं बॉम्बे से व्यवसाय करता हूँ। मैं बॉम्बे महाराष्ट्र से आया हूँ। आज दिल्ली में हमारा एक सर्विसमैन संगठन की एकता मीटिंग थी। हमारे पक्ष की संगठन को इकट्ठा करने के लिए मैं आया था। आपने अभी सवाल पूछा कि क्या एक सर्विसमैन कुछ कर सकते हैं जवान और। अब मेरे को ये जनता को बोलना है कि हम जब 18 साल में ये कसम खा के जब बॉर्डर पे चला जाते हैं तो बॉर्डर पे चला जाते हैं तब हमारे ऊपर तो जनता भरोसा रख के सब कुछ करते हैं, नाचते हैं, डांस करते हैं, शराब पीते हैं, दारू पीते हैं, मौज मचाते हैं। तो उसी टाइम पर अगर हमारे ऊपर भरोसा करती है तो जनता ने इस दफ़ा जनार्दन ने हमारे ऊपर एक दफ़ा भरोसा करके देखो और हमको इस सत्ता में जय जवान जय किसान की जो हमारी सरकार बन रहा है तो उसके लिए हमको एक दफ़ा मौका दो। वो बोला जाता है ना, बहुत दिया गुंड मवाली को मौका, अभी एक दो सैनिकों को मौका, हम कभी न देंगे धोखा, यह हमारा वादा रह गया। जय जवान जय किसान। सैनिकों को मौका दो, कभी धोखा नहीं देगा। ज़रूर धोखा नहीं देगा। सैनिकों को मौका दो, कभी धोखा नहीं हो देगा। जो कि वो बॉर्डर पे रखकर भी आपको धोखा नहीं दिया तो नहीं देगा धोखा। तो देश की जैसे आम जनता जिस निश्चिंत होकर के एकदम मीठी नींद सोती है कि देश की सरहद सैनिक संभाल रहे हैं, भरोसा है। नेताओं से भरोसा कम होता है लोगों को, लेकिन अगर अब सैनिक ही नेता बन जाए तो और भरोसा जगेगा और रहेगा कि देश तो अब सुरक्षित हाथों में, बॉर्डर पर भी और सत्ता में। बिल्कुल रहेगा। एक्चुअली सैनिक है, कम उम्र में वो बॉर्डर में जाता है, उसको यहाँ की जो पॉलिटिकल सिस्टम का जो है, ये बोलते हैं ना ऊंच नीच धोखाधड़ी, इसके बारे में नॉलेज नहीं होता है। नॉलेज नहीं होता है मतलब वो सीख नहीं पाता है, क्योंकि वहाँ पे तो कोई रहता नहीं उसको सिखाने के लिए। और जिस उम्र में वो आता है तो उसकी सीखने की जो क्षमता है वो गलत नहीं सीख सकता, क्योंकि आदमी को क्या बोलते हैं कि 20 नहीं तो 30 चक्की लेके पीस। जब वो रिटायर्ड हुआ तो वो बिगड़ेगा नहीं कभी। तो सैनिकों का जो हमारा जो एजेंडा है एक्चुअली पे कि जनता को शिक्षा, आरोग्य और न्याय। एक्चुअली भारत देश के अंदर में कई करोड़ जो न्याय प्रविष्ट जो मामले हैं वो पेंडिंग है, कि वहाँ पे लोग जो है सिस्टम वो करता नहीं है। वो अपना एक सिस्टम चला रहा है, हर सिस्टम अपना अपना अधिकार समझता है। इसलिए इस चीज़ को जब हम ख़त्म करेंगे, कम से कम उसको अगर सत्ता मिलते ही 1 साल के अंदर में इसको ख़त्म करना पड़ेगा। सिस्टम बदलने आ रहे। जब तक ये सिस्टम नहीं बदलता है, क्योंकि सरकारी सिस्टम भी है, प्राइवेटाइजेशन है, अपने अपने एजेंडे हैं, अपने अपने वहाँ पे वो क्या बोलते हैं उसको, वो जो धन के ऊपर में जो सांप बैठता है, इसी तरह से बैठ गए, वो किसी को बैठने नहीं देते अंदर में। तो इसलिए इस सिस्टम को, उस सांप को जो सिस्टम में जो खराब कर रहा है, उसको हमको बाजू करना है। उन्होंने कहा कि सिस्टम बदलना है। आप जिस लोकसभा से आ रहे हैं उस लोकसभा में आ रहा हूँ, आप जिस लोकसभा से आ रहे हैं उस लोकसभा की अगर मैं प्रमुख समस्याओं की बात करूँ, लंबा शासन रहा 75 वर्षों की देश की आज़ादी की बात करूँ, प्रमुख समस्याएं क्या है जिस पर आप काम करना पसंद करेंगे? देखो, किसानों की समस्या है कि किसानों को मिनिमम वो जो उनका रेट है कि फसल का वो मिलना चाहिए। एमएसपी पर काम। हाँ, एमएसपी पे काम करेंगे। और किसानों को बिजली रात के समय के बजाय दिन के समय देना चाहिए, जिसकी वजह से जो जंगली जानवर है, सांप है, बिच्छू है, उसकी वजह से सैनिकों का मृत्यु होता है। तो वो बचाने के लिए किसानों को दिन में बिजली देना चाहिए। उसके बाद किसानों को जो खाद और जो बीज है उसके ऊपर जो सब्सिडी मिलती है, उसके बजाय हम लोग उनके फसल का बीमा करेंगे, जिसकी वजह से अगर फसल फेल हो जाए तो उसका पैसा वो किसान को मिलेगा, जिससे उसकी आत्महत्या नहीं कर सकेगा। दूसरी बात यह है कि उस किसान का खुद का बीमा हो, तो अगर वो आत्महत्या कर भी ले तो उसका परिवार उसके जो अच्छी तरह से उस बीमा से चल सकता है। तो ये किसानों के जीवन में हम लोग एक तो एमएसपी, दूसरा बिजली, तीसरा उसका पीक का और उसका खुद का बीमा करने के बारे में, किसानों के बारे में सोच रहे। वैसे जो वकील लोग हैं, तो वो वकील लोग जो भी रेवेन्यू के जो भी केसेस चलता है, वो केसेस में क्या होता है कि वो केसेस प्रांत अधिकारी, तहसीलदार, कलेक्टर ये लोग चलाते हैं, कि जिनको उस न्याय व्यवस्था का नॉलेज नहीं है। तो उस व्यवस्था को जो रेवेन्यू के जो भी केसेस चलते हैं, किसानों के हो चाहे आम जनता के हो, ज़मीन और जायदाद के बारे में, वो केसेस दीवानी में चलना चाहिए। उसको हम लोग कोर्ट को दीवानी में लेके आएंगे वो केसेस को,
जिसकी वजह से एडवोकेट लोगों को और रोज़गार मिलेगा, और जो किसान लोग ज़िंदगी भर केस लड़ते रहते हैं ज़मीन जायदाद के लिए, उसका फास्ट ट्रैक में उसको न्याय मिलेगा। तो ये इस तरह की व्यवस्था हम लोग बदलना चाहते हैं। उसके बाद जो स्टूडेंट लोग हैं, जो स्टूडेंट को क्या है कि एक 93% वाला स्टूडेंट और एक 40% वाला स्टूडेंट को एक ही इंजीनियरिंग कॉलेज में या कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलता है, तो उनके जो दिमागी जो IQ बोलते हैं हम उसको, उसमें तफावत होती है। उसकी वजह से 90% वाला डॉक्टर नहीं बन पाता है, लेकिन 40% वाला डॉक्टर बन जाता है। तो उसमें वो उस स्टैंडर्ड का सेवा 40% वाला नहीं दे सकता है, क्योंकि उसका IQ लेवल कम है। तो हम चाहते हैं कि जो भी इस देश में बच्चा पैदा हो, उसको पैदा होने से लेके और 20 साल या 25 साल की उम्र तक उसका एजुकेशन एक ही लेवल में होना चाहिए। एक गरीब का बच्चा और एक अमीर का बच्चा एक ही कॉलेज में एक ही लेवल पे पढ़े। ये आपने बड़ा सवाल उठा दिया कि शिक्षा एक समान। शिक्षा को मैं बता दूं, इस समय कारपोरेट घराने चलाते हैं। एक टर्नओवर का सिस्टम है कि सालाना टर्नओवर इंजीनियरिंग कॉलेज का कितना है, मेडिकल कॉलेज का कितना है, नॉर्मल स्कूल का कितना है। आप जिस एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं, एक बड़ा धड़ा है जो आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। नहीं, देखो, जो भी एजुकेशन, जो भी ट्रस्ट है, तो वो ट्रस्ट के जो मालिक है वो बड़े बड़े अमीर है। और वो किस वजह से अमीर बने? जो हम लोगों से ही उन्होंने फ़ी वसूली है बच्चों के लिए, और उस वजह से वो अमीर बने हैं। तो हम चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट स्कूल है उसको उस लेवल तक हम लोग बनाएंगे, उसका स्टैंडर्ड इतना अप करेंगे कि जो भी बड़े बड़े लोग जो भी एजुकेशन ट्रस्ट चलाते हैं वो बंद हो जाएगा, क्योंकि उसमें बच्चे जाएंगे नहीं तो वो उसका वसूली नहीं हो। अभी पूरे देश की राजनीति 2 हिस्सों में बटी है, ऐसा लगता है, NDA और इंडिया। लेकिन इस देश की जनता को पर्याय चाहिए, ऑप्शन चाहिए। वो ऑप्शन लेके पूरे हिंदुस्तान के सैनिक आज दिल्ली में इसीलिए इकट्ठा हुए हैं कि हम लोग तीसरा आघाड़ी बना रहे हैं, और वो बन के तैयार हो चुका है। भविष्य में 2024 में हम जनता के सामने जाके उनको जो पर्याय चाहिए वो हम लोग मुहैया कराएंगे। महाराष्ट्र की राजनीति से आप आते हैं, महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें, शिवसेना कहते हैं क्षेत्रीय पार्टी गढ़ है। हालांकि टूट करके इस समय शिवसेना 2 भागों में बट चुकी है। एक शिंदे गुट है और एक बाला साहब ठाकरे की, उनके बेटे की, जो इस समय उनके हाथों में है। वहीं कांग्रेस भी है, NCP है और भारतीय जनता पार्टी। क्या लगता है कि आपकी जो नई पार्टी आप लोग गठबंधन में ला रहे हैं, थर्ड मोर्चा, जिसमें सैनिक देश का और किसान ज़्यादा संख्या में सम्मिलित हो रहे हैं, उनसे लड़ाइयाँ बेहतर हो पाएंगी और बेहतर शासन देंगे? मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो ये राजनीतिक पार्टियाँ हैं, ये सब जनता के आंखों में धूल झोंक के, और सब लोग इस जनता को शोषित करके जो भी धन कमाया है उसको खाने के लिए, और अपने जो भी भ्रष्टाचार किया है उसको छुपाने के लिए सब विपक्ष अभी बाकी नहीं है। राज्य में किधर है विपक्ष? सब पक्ष मिलके सरकार बनाया हुआ है, और वो सरकार सब जनता जान चुकी है कि वो सरकार किस तरह बनी है। सब मिलके, मराठी में एक कहावत है, आपण सारे भाऊ भाऊ सारे मिळून खाऊ खाऊ। तो वो कहावत के हिसाब से सब राजनीतिक नेता लोग, सब राजनीतिक पार्टियां इकट्ठा होके इस देश के गरीब जनता तक उनके हक और अधिकार से वंचित कर रही है। उसको हम लोग जो सैनिक, किसान और इस राज्य की, इस देश की सामान्य जनता सब मिल के पर्याय देने वाले हैं। देखिए, देश में बात करते हैं सैनिक और किसानों की, कहते हैं कि 75% आबादी देश की कृषि पर निर्भर है, यानी कि किसान। उसके बाद आते हैं जवान, जो बॉर्डर पर शहादत देते देश की रक्षा करते हैं। तो क्या लगता है कि अगर ये दोनों मिल जाते तो सत्ता बेहतर चलेगी? होगा सबकी, सैनिकों के और कहते हैं कि जवानों की, जवान और आप जैसे आप लोगों ने तमाम कहा कि पॉलिटिकल पार्टी उतर कर अब ऐसे दिन आ गए कि मजबूरी है कि सैनिकों को भी राजनीतिक दल बनाना पड़ रहा है। शिक्षा, क्या लगता है कि उस समय आएगा कि अंबानी और अडानी का बेटा या फिर रिक्शा चलाने वाले का बेटा सेम स्कूल में पढ़ेगा और तब हम कहेंगे कि विश्व गुरु भारत है? विश्व गुरु बनना है
तो उस अंबानी अडानी के बेटे के साथ जिस दिन रिक्शे वाले का बेटा बैठेगा, यकीन मानिएगा विश्व गुरु हम उस दिन बनेंगे। ऐसी शासन देंगे क्या आप? बिल्कुल देंगे। असल में जो है आज तक का जो शिक्षा का जो स्तर है वो जो नीचे जाता जा रहा है, उसकी वजह एक ही है, थोड़ा पीछे, हाँ, उसकी वजह यही है कि अमीर का बेटा है तो अच्छी शिक्षा पा रहा है, गरीब का बेटा है तो अच्छी शिक्षा नहीं पा रहा है। उस वजह से शिक्षा का स्तर नीच ऊंच हो रहा है। साथ साथ हमारे पास जो रिजर्वेशन का प्रॉब्लम है, वो जो 40% वाला जाता है वो डॉक्टर बनता है और एक 90% वाला भी डॉक्टर बनता है, तो उनकी दोनों की इसमें तफावत है। तो इस वास्ते दोनों को एक लेवल का एजुकेशन दे करके और दोनों भी डॉक्टर अच्छे बने, वो आप लोग देंगे? अगर सत्ता में आए तो आप लोग वो चीज़ें देंगे? बिल्कुल बिल्कुल देंगे। और यहाँ तक कि आपने जैसे कि क्वेश्चन किया है कि भाई ये बड़े बड़े जो प्रस्तापित लोग हैं जिनके पास बड़ी बड़ी ट्रस्ट है, जिनके पास लाखों करोड़ों रुपये और अरबों रुपये वो वसूलते हैं, वो आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। बेशक वो खड़े रहने वाले हैं, लेकिन सत्ता आने के बाद में एक कहावत है कि सत्ते सिवाय शहानपन नहीं, मतलब सत्ता के बगैर आदमी की कोई चलती नहीं। तो अगर हमारे पास सत्ता आ जाएंगी तो ये अडानी अंबानी सभी एक लाइन में आ जाएंगे और उनके बच्चे भी एक लाइन में आ जाएंगे और एक तरह की शिक्षा कर पाएंगे। देखिए, शिक्षा के ऊपर सवाल हो, एक सवाल मैं लेना चाहूँगा स्वास्थ्य को लेकर के। हमने पेंडेमिक देखा कोविड का, कहते हैं कि बहुत डेवलप किया है हमने देश को, तमाम सरकारें पिछली भी रही, वर्तमान वाली भी है। हकीकत ये उजागर हो, ये हकीकत पूरे देश ने देखा। तो क्या 75 वर्षों में हमने मेडिकल को इस लेवल तक पहुंचाया कि कभी ऐसी इमरजेंसी पड़ जा रही है तो हम सड़कों पर लाशें बिखरी हुई दिख रहे हैं, हम दवाइयाँ करते हुए सड़क पे नीचे लिटा करके हमें दवाइयाँ तक नहीं मिल पा रही हैं, ऐसी स्थिति। और फिर हम कहते हैं कि मंगलयान, सूर्ययान, चंद्रयान तमाम कहते हैं सक्सेस की बात। तो मेडिकल सेक्टर भी क्या आपकी सरकारों में बेहतर करने का एक प्रमुख कार्य होगा? ज़रूर। इसके बारे में भी हमारा जो भी लीडर लोग हैं, जो महाराष्ट्र में जो सैनिक पक्ष के लिए काम करना चाहता है, उन सब के बाद साथ हम लोगों ने सोच विचार करने के बाद जो भी 10 बेड से ज़्यादा हॉस्पिटल रहेगा, उस हॉस्पिटल में 10% जो बेड है वो गरीब तबके के लिए वो रिज़र्व रखे जाएंगे और वो गवर्नमेंट की तरफ से वो प्राइवेट डॉक्टर या प्राइवेट हॉस्पिटल को भी कंपलसरी रहेगा कि 10% बेड वो जो लाल पीला कार्ड धारक रहता है उनके लिए वो रिज़र्व रहे। उसके बाद जो भी दवा उनके लिए मिलेगी वो गवर्नमेंट के डिस्पेंसरी से मिलेगी, वो ना कि प्राइवेट दुकान से उसको ख़रीदनी पड़ेगी। तो जो ओरिजिनल रेट है उसी रेट में वो गरीब पेशेंट को दवा मुहैया कराया जाएगी। एक बड़ा सवाल आप चारों से लूँगा, ये आखिरी सवाल होगा मेरा। आप जिस तरीके से राजनीतिक पार्टी उतर करके देश में विकल्प बन रहे हैं कि भाजपा कांग्रेस के अलावा भी आपके पास विकल्प है, आप कल को माननीय बनते हैं, सांसद बनते हैं, तो सबसे बड़ा सवाल, आप अपना इलाज उस सरकारी हॉस्पिटल में कराएंगे या फिर आप भी लंदन जाएंगे ऑपरेशन के लिए? ज़रूर। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं अपना इलाज अपना गवर्नमेंट का जो भी सिस्टम में जो भी मेरे जो दायरा रहेगा उसमें जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल रहेगा उसी में इलाज करने का मेरा हक बनता है। अगर मैं बॉम्बे में रहता हूँ तो बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में मेरा इलाज होना चाहिए, ना कि दिल्ली में, कलकत्ता में या बाहर कोई कंट्री में। ठीक है, तो जहाँ पर मैं मेरे सिस्टम में ऑपरेट कर रहा हूँ वो सिस्टम में जो भी हॉस्पिटल है वहाँ पर मैंने मेरे स्वास्थ्य के लिए ट्रीटमेंट लेना चाहिए। आप भी सरकारी हॉस्पिटल में ही इलाज लेना पसंद करेंगे अगर माननीय बनते हैं, सत्ता में आते हैं तो? मैं तो कहना चाहता है कि जब हम राजनीति में हमको जनता अगर वोट देकर अगर हम आगाड़ी पर ला सकते हैं तो जनता से हम ये निवेदन करना और ये कोशिश करना चाहते हैं कि हम एजुकेशंस और हॉस्पिटल्स ये तो हम देश जनता के लिए तो फ्री करना चाहेंगे, क्योंकि जो पैसा नेताओं के लिए जा रहा है, खर्चा के लिए जा रहा है। एक छोटा सा मैं बात बताना चाहता है कि मैं एक रिचार्ज करेगा 600 रुपये में तो 3 महीना में जितना चाहे उतना बात करता है, लेकिन एक महीने का अगर 15,000 टेलीफोन का एक नेता के लिए क्यों? पैसा तो उससे ही बचा जाएगा। पैसा बचा के अपने देश में कोई पैसा की नहीं, हमारी सोने की चिड़िया है, भारत सोने की चिड़िया। सवाल यही उठता है कि आप माननीय बनने के बाद जाना पसंद करें? वही मैं बोलना चाहता है, अगर सब सरकारी ही बनाना चाहता है, स्कूल सरकारी हो गए, जैसा कि अभी का सरकार सरकारी स्कूल बंद करना चाहता है और ठेके पर देना चाहता है, नो ठेकेदार सरकारी करना चाहता है, तो हम हमारा इलाज सरकारी हॉस्पिटल में ही करेंगे ना। आप क्या कहेंगे इस पर कि अगर माननीय बनते हैं
तो बदल जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, लंदन जाएंगे, या फिर वही सरकारी हॉस्पिटल जो गरीब कराता है एक रिक्शा ठेले वाला, वहाँ लेटना पसंद करेंगे आप? ऐसा परिवर्तन होगा? बिल्कुल वहीं पे लेटना पसंद करेंगे, क्योंकि जो लोगों ने हमको सत्ता में बिठाया है वो लोग अगर वहाँ तक अमेरिका और लंदन नहीं जा पाते तो हम क्यों जाएंगे? हम भी उन्हीं के साथ में रहेंगे, उन्हीं के साथ लेटेंगे, उन्हीं के साथ इलाज कराएंगे और उन्हीं के साथ जो भी होगा अपने आप को वहीं इलाज कराना पसंद करेंगे सरकारी हॉस्पिटल में? देखो, सरकारी हॉस्पिटल में इसलिए करेंगे क्योंकि हम खुद उस सिस्टम को इतना स्ट्रांग बनाएंगे कि वो कहीं जाने की ज़रूरत ही ना हो। वही बनाते सब है, सरकार में आने से पहले सब कहते हैं कि ऐसा बनाऊंगा। दिल्ली में भी मुखिया ने कहा था, लेकिन खुद का इलाज लंदन में होता है। तो समझिएगा सवाल इसीलिए है कि क्या वाकई में देश में अब ऐसी सत्ता आएगी कि सरकारी हॉस्पिटल में मंत्री भी लेटेगा, बगल में रिक्शा वाला भी लेटेगा? बिल्कुल लेटेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये तमाम वो चेहरे थे, पूर्व सैनिक थे और देश के तमाम वो चेहरे हैं। हाँ बताइए। और ये बाइट के साथ मैं आपको और एक अनाउंस करना चाहता हूँ कि इस देश में जो भी सैनिक सत्ता में आएगा वो ना पेंशन लेगा ना पगार लेगा गवर्नमेंट का। जो हम अनाउंस करेंगे कि हमारा कोई भी कैंडिडेट जो चुन के आएगा उसको ना पेंशन होगी ना उसका पगार होगा। वो पेंशन और पगार जो गरीब जनता की सेवा के लिए डाइवर्ट किया जाएगा। ये देखिए, बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कहा जाएगा कि सत्ता में आएंगे तो 2-2 ढाई लाख रुपए की जो मोटी सैलरी है, आजीवन पेंशन है, उसे बंद किया जाएगा और गरीबों का जो इलाज होगा वो मंत्री भी इलाज। देखिए, कहने को बड़ी चीज़ है, वाकई में अगर ऐसा होता है सत्ता शासन में तो वाकई में समझिएगा देश विश्व गुरु बनने से शायद ही कोई रोक पाए। चलिए, अपनी भी प्रतिक्रिया व्यक्त करिएगा 24 में किसकी सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।